हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ऑब्जेक्टिव जुडिशरी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और ये इस सीआरपीसी की पहली वीडियो है। और इस वीडियो को आप लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई सजेशन या कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला चैप्टर हम लोग का सीआरपीसी में आता है प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 1 से 5 तक दिया है और इसको हम पॉइंट वाइज समझते हैं। तो फ्रेंड्स, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये जो कोड था इसने प्रेसिडेंशियल असेंट पाया, यानी कि राष्ट्रपति की सहमति इसको मिली 25 जनवरी 1974 में और ये कम इनटू फोर्स हुआ, प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 1974 में। तो फ्रेंड्स, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बराबर आता रहता है कि सीआरपीसी 1973 कब जो है इन्फोर्स हुआ, कब प्रभावी हुआ। तो 1 अप्रैल फुल को आप समझ सकते हैं कि 1 अप्रैल को ये 1974 में ये प्रभावी हो गया। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स कभी कभी कि सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 इसको प्रेसिडेंट ने अपनी सहमति कब दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 23 जून 2005 को सीआरपीसी अमेंडमेंट 2005 को राष्ट्रपति की सहमति मिली। उसके बाद ऐसे ही 2 क्वेश्चन और नए बन जाते हैं कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 ये कब इन्फोर्स हुआ, तो 3 फरवरी 2013 को। और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 ये कब इन्फोर्स हुआ, 21 अप्रैल 2018 को। तो फ्रेंड्स, ये डेट्स जो हैं आपको याद रखनी है, क्योंकि इस डेट से भी कभी कभार क्वेश्चन निकल आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट पे, हमारा सीआरपीसी कहाँ कहाँ फैला है। तो सेक्शन 1 प्रोवाइड करता है कि इट अप्लाई होल ऑफ इंडिया, मतलब ये पूरे भारत में अप्लाई करता है। लेकिन इसके कुछ प्रोविज़न जो कि चैप्टर 8, 10, 11 को छोड़ के पूरे सीआरपी के कुछ प्रोविज़न शैल नॉट अप्लाई नहीं करेगा स्टेट ऑफ नागालैंड में और ट्राइबल एरियाज में। ये दोनों जगह सीआरपीसी अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन वो अगर वहाँ की राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, उनको ये शक्ति है तो चाहे तो सीआरपीसी के कुछ प्रोविज़न को लागू करें या पूरे प्रोविज़न को एज इट इज़ उठा के रख लें। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के लागू होने के बाद से सीआरपीसी जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स, अगर कहीं पे आपको ये डाउट्स है कि सीआरपीसी जम्मू कश्मीर में अप्लाई होगा कि नहीं, तो फ्रेंड्स होगा। और ये कहाँ दिया है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के 5th शेड्यूल में टेबल नंबर 1 सीरियल नंबर 09 पर आप ये पाएंगे कि सीआरपीसी अप्लाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड, ये कोड की एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ होगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम देखेंगे सेक्शन 4 और सेक्शन 5 ऑफ सीआरपीसी, और उसमें से पढ़ने के बाद हम ये पाएंगे कि सीआरपीसी अप्लाई करेगी आईपीसी में भी, और अगर कोई स्पेशल लॉ है तो वहाँ भी अप्लाई करेगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा कि आईपीसी के अगर कोई ऑफेंस होता है तो उस ऑफेंस का जो ट्रायल चलेगा वो सीआरपीसी के हिसाब से चलेगा। और अगर कोई ऑफेंस हुआ है स्पेशल लॉ के अंतर्गत, तो स्पेशल लॉ में अगर मैनर दिया है ट्रायल का, इन्वेस्टिगेशन का, किसी भी चीज़ का, तो वो उस स्पेशल लॉ के हिसाब से चलेगा। अगर स्पेशल लॉ में मेंशन नहीं है तब सीआरपीसी के हिसाब से चलेगा। तो सेक्शन 4 और सेक्शन 5 आपको यही बताएगा सीआरपीसी का कि 2 लॉ होते हैं, एक आईपीसी, एक जो है स्पेशल लॉ। ऑफेंस अगर आईपीसी के अंतर्गत हो रहा है तो आपका जो ट्रायल चलेगा, जो प्रोसेस होगा, कोर्ट का प्रोसीडिंग होगा, वो सब सीआरपीसी के तहत होगा। और एनी स्पेशल लॉ में अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो अगर उस स्पेशल लॉ में मैनर दिया है
तो उस मैनर के हिसाब से प्रोसीडिंग चलेगी, और अगर मैनर नहीं दिया है तब सीआरपीसी की प्रोसीडिंग चलेगी। और फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि सीआरपीटी डज नॉट अप्लाई टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग बिकॉज इट इज़ नॉट एन ऑफेंस विद इन सेक्शन 4 क्लॉज 2। ये जो है ऑफेंस नहीं है, तो सीआरपी अगर कंप्लेंट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें सीआरपीसी की प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन 2 डिफिनीसन। तो सीआरपीसी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको बता दूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिफिनीसन। इसमें डिफिनीसन में कई बार सीधे सीधे ABCD करके पूछ लेता है कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस किस सेक्शन में डिफाइन है, चार्ज किस सेक्शन में डिफाइंड है। तो आपको फ्रेंड्स इसको रट लेना है। तो अगर आप देखेंगे कि बेलेबल नॉन बेलेबल B से है, वो A का है, फिर C 3C है, चार्ज कॉग्निजेबल कंप्लेंट वो BCD है, फिर हाई कोर्ट इंडिया ये EF हो गया, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन GH हो गया, IJ में आपका हो जा रहा है जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड लोकल जुरिडिक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आपको रट लेना है कि वो क्या होगा। ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से उठा के ये जनरली पूछ लेता है कि कंप्लेंट हैज़ बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन, तो सेक्शन अंडर सेक्शन 2D। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया, नॉन कॉजनेबल ऑफेंस, नोटिफिकेशन ऑफेंस, ऑफिस इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, प्लेस, प्लीडर, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन, प्रिस्क्राइब, PP समन केस और WA विक्टिम एंड वारंट केस। फ्रेंड्स तो आपको ये देखना होगा, इसको पूरा आप रट लीजिए और बहुत ही आसान है, 2 बार अगर आप लिख के याद कर लेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस डिफिनेशन को हम डिटेल में अंदर पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा सेक्शन 2A बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो फ्रेंड्स जनरली ऑफेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक बेलेबल ऑफेंस, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, तो सेक्शन 2A के अनुसार बेलेबल ऑफेंस इज ऑफेंस विच इज़ गिवन इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो फर्स्ट शेड्यूल में जो ऑफेंस बेलेबल बताए गए हैं वो बेलेबल ऑफेंस है, या किसी अदर लॉ में आप देखेंगे उसमें अगर कोई ऑफेंस बेलेबल बोला है तो वो बेलेबल होगा। नॉन बेलेबल, ये बेलेबल वाले जितने हैं ऑफेंस जितने हैं, या तो बेलेबल या तो नॉन बेलेबल, बेलेबल वाले को हटा दीजिए, जो बचे वो हमारे नॉन बेलेबल हो गए। लेकिन IPC के बाहर अगर आप देखेंगे तो उनमें से कौन से बेलेबल हैं, कौन से नॉन बेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स अगर 3 साल की या ऊपर की सज़ा मिलती है, इम्प्रिजमेंट आपको 3 साल या उसके ऊपर एबव की मिलती है, तो वो जितने अपराध होंगे वो सब नॉन बेलेबल अपराध होंगे। और इस बेलेबल से रिलेटेड चैप्टर 33 में है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आता है चार्ज सेक्शन 2B। चार्ज क्या होता है, चार्ज सेक्शन 2B में डिफाइंड है कि चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन मोर हेड देन वन। अगर कोई चार्ज लगाया गया है जिसमें आपको ये फ्रेंड्स जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज इफ़ चार्ज कंटेन मोर हेड देन वन, इसकी मीनिंग क्या होती है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स अगर आपके ऊपर कई ढेर सारे धारा या सेक्शन जो है किसी व्यक्ति के ऊपर लगे हैं, तो अब उसके ऊपर 2-3 सेक्शन लग गए हैं, तो उसके ऊपर जो चार्ज बनेगा वो तीनों पे बनेगा, या तो किसी एक पे भी आप बना सकते हैं, या 2 पे बना सकते हैं, या तो तीनों पे बना दीजिए। तो वही वो कहता है कि चार्ज इंक्लूड मोर हेड देन वन। अब जैसे अगर मान लीजिए कोई ये आपका चार्ज है, इसमें एक चार्ज ये लगा है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, तो ये आपका इंक्लूड करेगा कोई भी चार्ज। अगर यही चार्ज होगा तो ये भी एक चार्ज होगा, इसको इंक्लूड किए तो ये भी एक चार्ज होगा, इसको इंक्लूड किए ये भी चार्ज होगा, ये इंक्लूड किए ये भी चार्ज होगा, या केवल एक को इंक्लूड किए हैं तो वो एक चार्ज होगा। ठीक फ्रेंड्स, अगला है चार्ज क्या होता है, वो एक प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक एक्यूजिशन मेड अगेंस्ट अ पर्सन। किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई स्पेसिफिक एक्यूजिशन करना और उसको छोटे से फॉर्मुलेट कर लेना उसको,
अगर आप कभी पढ़ेंगे कि चार्ज कहाँ दिया है चार्ज का, तो सीआरपीसी के पेयर एक्ट में पीछे देखेंगे कि हाउ टू फ्रेम अ चार्ज में इसका चार्ज का जो है कि आपको एक फॉर्म दिया है कि चार्ज कैसे फ्रेम किया जाता है। तो एक प्रिसाइज फॉर्मुलेशन होता है जिसमें ये कहा जाता है कि भैया आपके ऊपर ये धारा लगे हैं। इट्स सेपरेट इंक्वायरी फ्रॉम द ट्रायल। ये एक स्टेज होता है कि चार्ज बनने से पहले अब तक जो चीज़ हुआ है वो इंक्वायरी में आता है, चार्ज बनने के बाद ट्रायल हो जाता है। जनरली चार्ज में पूछा जाता है कि वेदर यू फेस ट्रायल और नॉट। तो यहाँ से जो हमारे विक्टिम हैं उनके आंसर के बाद से हमारा ट्रायल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाता है, और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसको चैप्टर 17 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। फ्रेंड्स, सेक्शन 2C में डिफाइन है कॉग्निजेबल ऑफेंस और सेक्शन 2L में डिफाइन है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो अब कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध या असंज्ञेय अपराध क्या होता है इसको देखते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड केस जिसमें एक पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। अपीओ में अरेस्ट विदाउट वारंट, कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या हो गया, जिसमें पुलिस ऑफिसर को बिना वारंट के कोई अथॉरिटी नहीं है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करे। अब पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। इससे रिलेटेड सेक्शन जो है 156(1) में है, 155(2) में है, 41(1) में है, 41(2) में है। तो 156(1) CRPC के अनुसार क्या होगा, एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी कि कोई भी थाना अध्यक्ष बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो दिस सेक्शन मेक्स इट एक्सप्रेसली क्लियर दैट कि कॉग्निजेबल केस कि अगर कोई कॉग्निजेबल केस है उसको पुलिस ऑफिसर द्वारा बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। 155(2) वहीं पे यही कहेगा कि अगर कोई केस है नॉन कॉग्निजेबल तो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का या बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन करे। ऐसे सेक्शन 41 है, उसमें सेक्शन 41(1) में हमें बताया है कि किस मामले में जो है पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, और 42 में है कि अगर कोई पर्सन कंसर्न है किसी नॉन कॉग्निजेबल केस से तो बिना वारंट कोर्ट के ऑर्डर का जो है या वारंट का वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो 156(1), 155(2), 41(1), ये हमारा इससे रिलेटेड सेक्शन है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो सिंपल सा है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है, संज्ञेय अपराध किया है, तो बिना पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सकते हैं, और कोई असंज्ञेय अपराध किया है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सके। और फ्रेंड्स, एक पॉइंट यहाँ पे आप और नोट कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है, एक या दो से अधिक अपराध किए हैं, तो अगर दोनों में से अगर कई ढेर सारे अपराध हैं, अगर एक भी अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो पूरा का पूरा अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। अगर कोई भी अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस माने जाएंगे। मान लेते हैं कि हमारे 2 अपराध हुए हैं, 2 ऑफेंस हुए हैं, दोनों कॉग्निजेबल हैं तो पूरा अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। अगर एक कॉग्निजेबल है, एक नॉन कॉग्निजेबल है तो पूरा अपराध कॉग्निजेबल माना जाएगा। अगर दोनों नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं तो पूरा अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। तो फिर ये क्लासिफिकेशन है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, वो किया है हमारे फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 4 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कंप्लेंट क्या है, ये सेक्शन 2 में भी बहुत ही अच्छे से बताया है कि कंप्लेंट मीन एनी एलिगेशन मेड orally or in writing to a magistrate with view to his taking action under this code that some person whether known or unknown has committed an offence
बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। तो ये सेक्शन 2 का मतलब यही है कि कंप्लेंट क्या है। कंप्लेंट क्या है? एक एलिगेशन है। किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पे एलिगेशन लगाया, वो या तो लिखित में होगा, या तो मौखिक होगा, या तो ओरल में, या तो राइटिंग में। ये किसको करेगा? मजिस्ट्रेट को करेगा। किस व्यू से करेगा? टू टेकिंग एक्शन, कि एक्शन ले। क्या एक्शन ले? कि कोई पर्सन वेदर नोन या अननोन, या तो वो ज्ञात व्यक्ति है या तो अज्ञात व्यक्ति है, उसने कोई ऑफेंस किया है। बट नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, लेकिन पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पुलिस रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट ऑफ द पुलिस नहीं कहा है। पुलिस रिपोर्ट क्या होगा, रिपोर्ट ऑफ द पुलिस क्या होगा, इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स इसमें एक पॉइंट है कि क्या ज़रूरी है कि एग्रीड पर्सन ही कंप्लेंट करे, कोई और पर्सन नहीं कर सकता? तो नहीं भाई, इसका आंसर होगा कि नहीं, एग्रीड पर्सन ही कंप्लेंट करे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कंप्लेंट शुड बी मेड बाय सम पर्टिकुलर पर्सन इन सम स्पेशल एक्ट एंड लोकल एक्ट। तो फ्रेंड्स अगर कोई सम स्पेशल एक्ट या लोकल एक्ट है, जैसे कैटल ट्रेसपास एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट, ETC, ये सब कुछ एक्ट हैं स्पेशल एंड लोकल एक्ट, इसमें जो है सम पर्टिकुलर पर्सन ही कंप्लेंट कर सकते हैं। और रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर इज ए कंप्लेंट, रिपोर्ट ऑन नॉन कॉजेबल ऑफेंस। तो फ्रेंड्स अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करता है और इसे डिस्क्लोज्ड होता है कि ऑफेंस नॉन कॉजेबल ऑफेंस है, तब पुलिस ऑफिसर की जो रिपोर्ट रहेगी उसको कंप्लेंट मानी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई ऑफेंस में आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि भैया जो ऑफेंस है वो नॉन कॉजेबल ऑफेंस है, असंज्ञेय है, अपराध है, तो इसमें पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट बनाएंगे उस रिपोर्ट को हम नॉन कॉजेबल ऑफेंस मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी सेक्शन 2H एंड 2G। और फ्रेंड्स इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन इज कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करते हैं? केवल एविडेंस को कलेक्ट करते हैं और इसमें कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करना है, केवल कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। और ये किसके द्वारा हो सकता है? या तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा जिसको मजिस्ट्रेट ऑथराइज किया है। कोई भी नहीं, कोई भी पर्सन नहीं, लेकिन कोई भी पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट ऑथराइज किया है, बट नॉट बाई मजिस्ट्रेट। लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंक्वायरी क्या है? एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, सभी चीज़ इंक्वायरी है, बस ट्रायल के पहले का स्टेज जितना है वो सब इंक्वायरी में आएगा, जो किसके द्वारा कराया जाएगा? या तो मजिस्ट्रेट के द्वारा या तो कोर्ट के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें एक पॉइंट्स ये भी है कि प्रोसीडिंग अगर सेक्शन 107, 108, 109, 110, 125, 133, 144, 145, 147, 148, 202, 340, इन सब सेक्शन के अंतर्गत अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो इनको हम इंक्वायरीज कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इन्वेस्टिगेशन हो गया हमारा, इंक्वायरी हो गया। आगे बढ़ते हैं। पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 2R, अ रिपोर्ट फॉरवर्ड बाय पुलिस ऑफिसर टू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173(2). 173(2) की रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को देंगे उसको पुलिस रिपोर्ट कहेंगे। रिपोर्ट ऑफ द पुलिस का आप समझ गए क्या है, वो अलग चीज़ होता है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट अलग चीज़ होता है। 173(2) की रिपोर्ट जो कि मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, उसमें दो चीज़ होंगे। किसी भी ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन चलेगा, इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद पुलिस निर्णय निकालेगी, तो अगर देखेगी कि अपराध जो हुआ है किसी व्यक्ति के ऊपर खिलाफ जो मामला दर्ज है वो अगर सही है तो वो चार्जशीट या चालान करेगी। अगर देखेगी कि कोई अपराध नहीं बन रहा है, कोई मामला नहीं बन रहा है, तो उस पर फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट लगा देगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। वारंट केस
आगे से पढ़ते हैं। वारंट केस सेक्शन 2X, समन केस सेक्शन 2W एंड विक्टिम सेक्शन 2A। फ्रेंड, वारंट केस, अब केस जो चलेंगे वो या तो वारंट केस होंगे या तो समन केस होंगे, इस प्रकार से आगे उसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो वारंट केस क्या होता है? तो ऑफेंस पनिशेबल बाय डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इंस्पेक्शन फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर। 2 साल या उनसे ऊपर की जितनी सज़ा हैं, चाहे वो उम्र कैद हो जाए, चाहे वो डेथ की पनिशमेंट हो जाए, मृत्युदंड हो जाए, या 2 साल के ऊपर कोई भी सज़ा हो जाएगा, तो उस जिस अपराध के लिए अगर उसकी सज़ा 2 साल या उससे ऊपर, उम्र कैद या मृत्युदंड है, तो उस केस को वारंट केस कहेंगे। और बाकी सब अपराध के लिए जो वारंट केस नहीं है वो समन केस हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। विक्टिम सेक्शन 2A, सेक्शन 2WA, सेक्शन WA, ये सेक्शन इंसर्ट किया गया था CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2008 में। विक्टिम जनरली फ्रेंड कौन होता है? ये सब हम जानते हैं कि जो इंजर्ड पर्सन रहेगा, जो एग्रीड पार्टी रहेगी, उसी को हम विक्टिम कहेंगे। लेकिन CRPC में अगर उस व्यक्ति का कोई उसका गार्जियन है या लीगल हेयर है, तो वो भी विक्टिम में माना जाएगा कि ये भी विक्टिम है। और फ्रेंड्स, लास्ट में सेक्शन 2Y वर्ड एंड एक्सप्रेशन। अगर इस कोड में डिफिनेशन में, पूरे सेक्शन 2 में कोई डिफिनेशन नहीं दी गई है, बट उसकी डिफिनेशन IPC में दी गई है, तो IPC वाला डिफिनेशन CRPC में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप उठा के कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अगर कोई टर्म से कोई दिया है कि जैसे मान लीजिए पब्लिक ऑफिसर की बात करते हैं, तो पब्लिक ऑफिसर इज नॉट डिफाइंड इन CRPC, तो पब्लिक ऑफिसर की मीनिंग IPC में दी गई है, वहाँ से उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा वीडियो, और आशा है आप लोगों को समझ में आएगा। और इस पे मैं CRPC पे आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।